हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जुडिशरी। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट जेआरएफ लॉ जून 2025 के लिए मॉक टेस्ट 3 करेंगे। ठीक है, टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट जेआरएफ। ठीक है, बहुत ही सिंसियरली इस टेस्ट को अटैम्प्ट करना है। जिन्होंने अभी तक बाकी के 2 मॉक टेस्ट नहीं देखे हैं वो यूजीसी नेट जेआरएफ की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, Who is known as the father of analytical school of jurisprudence? विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस देखेंगे, सैलमन, ऑस्टिन, सेविग्नी या फिर बेंथम। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ऑस्टिन। ठीक है, एनालिटिकल स्कूल के जो फादर जिन्हें माना जाता है वो है ऑस्टिन। ठीक है, नेक्स्ट इज jurisprudence is lawyers extravention is said by विधि शास्त्र वकील का बहिर्मुखी दृष्टिकोण है। यह किसका कथन है? सैलमन, एच.एल.ए. हार्ट, रॉस्को पाउंड या फिर जूलियस स्टोन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, जूलियस स्टोन। ठीक है, ये जो जूलियस स्टोन हैं ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? तो ये करते हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a source of law according to Salmon? सैलमन के अनुसार निम्न में से कौन विधि का स्रोत नहीं है? लेजिस्लेशन, कस्टम, पब्लिक ओपिनियन या फिर प्रेसिडेंट। ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है, अच्छे से इसको अटैम्प्ट करना है। इसका आंसर होगा सही पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, क्योंकि लेजिस्लेशन, कस्टम और प्रेसिडेंट ये तीनों विधि के स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेचुरल लॉ थ्योरी प्राइमरीली एम्फेसाइजेस प्राकृतिक विधि सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर बल देता है? ऑप्शंस देखेंगे, विल ऑफ द रूलर, कोडिफाइड स्टैट्यूट्स, मॉरल प्रिंसिपल्स एंड जस्टिस या फिर प्रेसिडेंट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन सी, मॉरल प्रिंसिपल्स एंड जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू एच.एल.ए. हार्ट लॉ कंसिस्ट ऑफ। एच.एल.ए. हार्ट के अनुसार विधि निम्न में से किससे बनी होती है? कमांड्स, सैंक्शंस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स या फिर प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रूल्स। ठीक है, अब ये जो एच.एल.ए. हार्ट हैं, ठीक है, ये कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं एनालिटिकल स्कूल या फिर पॉजिटिविस्ट स्कूल। ठीक है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, पॉजिटिविस्ट स्कूल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस एम्फेसाइजेस समाजशास्त्र विधि शास्त्र किस पर बल देता है? कस्टम एंड यूजेस, लॉ एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, डिवाइन अथॉरिटी या फिर कोडिफिकेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लॉ एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। विधि उन सिद्धांतों का समूह है जिन्हें राज्य न्याय प्रशासन में मान्यता और अनुप्रयोग देता है। यह किसका कथन है? सैलमन, ऑस्टिन, सेविग्नी या फिर डाइसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, सैलमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following jurist is associated with the historical school of jurisprudence? निम्नलिखित में से कौन से विधि शास्त्री को ऐतिहासिक विधि शास्त्र से जोड़ा जाता है? सेविग्नी, केल्सन, रॉस्को पाउंड या फिर जॉन ऑस्टिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सेविग्नी। ठीक है, सेविग्नी जो है वो हिस्टोरिकल स्कूल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज? ज्यूरिस्प्रूडेंस शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच या फिर जर्मन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, लैटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ लॉ आर। ऑस्टिन के अनुसार विधि के मूल तत्व कौन से हैं? मॉरलिटी एंड जस्टिस, सोवरेन कमांड एंड सैंक्शन, राइट एंड ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेजिस्लेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? सोवरेन कमांड एंड सैंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन। अब आ गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 30 जनवरी 1950। करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु इज़ रिगार्डेड एज द आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे माना जाता है?
जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी या फिर राइट टू एजुकेशन। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल में है? 14 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है 19(1) में, और राइट टू एजुकेशन है 21(a) में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which schedule of the Constitution deals with the division of powers between the Union and States? संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? ठीक है, शेड्यूल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल, सेवन्थ शेड्यूल या फिर 9th शेड्यूल। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 7th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? यूके, यूएसए, कनाडा या फिर आयरलैंड। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यूएसए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? आर्टिकल 352, आर्टिकल 360, आर्टिकल 368 या फिर आर्टिकल 395। करेक्ट आंसर है आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, करेक्ट में कौन है चीफ जस्टिस? संजय खन्ना जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्राइमरीली डील्स विथ, प्रशासनिक विधि मुख्य रूप से किससे संबंधित है? क्रिमिनल प्रोसीजर्स, रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड लेजिस्लेचर, ऑर्गेनाइजेशन, पावर्स एंड फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्राइमरीली डील करती है ऑर्गेनाइजेशन से, पावर से और फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ वॉज प्रपाउंडेड बाय, कानून का शासन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? मॉन्टेस्क्यू, ए.वी. डाइसी या फिर ऑस्टिन या फिर कैल्सन। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ए.वी. डाइसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इंक्लूड, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों में क्या शामिल है? ऑप्शंस देखेंगे। नेमो ज्यूडिक्स इन कॉजा सुआ, मतलब नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन कॉज। नेक्स्ट इज ऑडियो अल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर साइड। नेक्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेचुरल जस्टिस में ये दोनों ही मैक्सिम्स जो हैं, ठीक है, वो इंक्लूड होती हैं। अगर इन दोनों मैक्सिम को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो विद मीनिंग, इलस्ट्रेशन एंड केस लॉज, तो आप लीगल मैक्सिम की, ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाके चेकआउट कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारी लीगल मैक्सिम हैं जो कि शॉर्ट वीडियो के माध्यम से समझाई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स इज एंशरेंट इन, राज्यों की संप्रभु समानता का सिद्धांत किसमें निहित है? यूएन चार्टर, वियना कन्वेंशन, मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है यूएन चार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ अंडर आर्टिकल 38 ऑफ द ICJ स्टैट्यूट? निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अनुच्छेद 38 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय विधि का स्रोत नहीं है? ठीक है, इंटरनेशनल कन्वेंशन, जुडिशियल डिसीजन, ओपिनियंस ऑफ डिप्लोमेट्स या फिर जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। नेगेटिव क्वेश्चन है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आंसर इज ऑप्शन सी, ओपिनियंस ऑफ डिप्लोमेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज जू कॉगेंस नॉर्म्स इन इंटरनेशनल लॉ रेफर्स टू, अंतर्राष्ट्रीय विधि में जू कॉगेंस मानदंडों का तात्पर्य है। ऑप्शंस देखेंगे। नॉन बाइंडिंग रिकमेंडेशंस, नॉर्म्स दैट कैन बी मॉडिफाइड बाय अग्रीमेंट, ठीक है, परम्पटरी नॉर्म्स फ्रॉम विच नो डेरोगेशन इज परमिटेड, और लोकल स्टेट प्रैक्टिसेस। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, परम्पटरी नॉर्म्स फ्रॉम विच नो डेरोगेशन इज परमिटेड। ठीक है, अब ये बताइए कि जू कॉगेंस होता क्या है? जू कॉगेंस एक अनिवार्य मानदंड है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून इंटरनेशनल लॉ के उन
मूलभूत प्रिंसिपल्स में से एक है जिन्हें इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है कि कोई भी स्टेट, ठीक है, ट्रीटीज़ के माध्यम से भी, संधियों के माध्यम से भी उनसे विचलित नहीं हो सकता है। ये मानदंड सभी राज्यों पर बाध्यकारी होते हैं, सभी राज्यों पर बाइंड होते हैं और इन्हें ट्रीटीज़ या फिर संधियों या फिर रीति रिवाजों द्वारा बदला नहीं जा सकता। ठीक है, ये इंटरनेशनल लॉ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ अ न्यू स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ मीन्स, अंतर्राष्ट्रीय विधि में किसी नए राज्य की मान्यता का अर्थ है गिविंग फाइनेंशियल एड, एक्सेप्टिंग इट एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, साइनिंग अ ट्रीटी या फिर ग्रांटिंग सिटीजनशिप टू इट्स पीपल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, एक्सेप्टिंग इट एज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक इंटरनेशनल लॉ गवर्न्स, अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक विधि किस पर लागू होती है? रिलेशंस बिटवीन प्राइवेट इंडिविजुअल्स, रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल लॉ ऑफ स्टेट या फिर ओनली क्रिमिनल एक्ट्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, रिलेशंस बिटवीन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज, अंतर्राष्ट्रीय विधि का मुख्य स्रोत है। ऑप्शंस देखेंगे, म्यूनिसिपल लॉ, इंटरनेशनल कस्टम एंड ट्रीटीज, स्टेट प्रैक्टिसेस ओनली या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, इंटरनेशनल कस्टम्स एंड ट्रीटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1985, 1991, 1995 या फिर 2000। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द WTO इज टू, WTO का मुख्य उद्देश्य क्या है? रेगुलेट इंटरनल ट्रेड, प्रमोट फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड, प्रोवाइड मिलिट्री असिस्टेंस या फिर मॉनिटर ग्लोबल पॉपुलेशन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, प्रमोट फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स इंक्लूड्स, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार विधेयक में शामिल है ओनली द UDHR, ICCPR एंड ICESCR, ओनली ICCPR एंड ICESCR, और लास्ट है UN चार्टर एंड जेनेवा कन्वेंशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा UDHR, ICCPR और ICESCR। UDHR का क्या फुल फॉर्म है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ICCPR इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड ICESCR इज स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बॉडी मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ICCPR? ICCPR के कार्यान्वयन की निगरानी कौन करता है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ह्यूमन राइट्स काउंसिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल या फिर ह्यूमन राइट कमेटी। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, ह्यूमन राइट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखिए IPC के क्वेश्चंस आ गए हैं। सेक्शन 302 ऑफ IPC डील्स विद, IPC की धारा 302 किससे संबंधित है? थेफ्ट, मर्डर, रेप या फिर किडनैपिंग। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मर्डर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ IPC डिफाइंस रेप? IPC की कौन सी धारा बलात्कार की परिभाषा देती है? सेक्शन 375, सेक्शन 377, सेक्शन 376 या फिर सेक्शन 379। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेक्शन 375। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ इंसैनिटी एज अ डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ इज डिस्कस्ड अंडर, अपराधी कानून में पागलपन को बचाव के रूप में किस धारा में चर्चा की गई है? ठीक है, IPC में सेक्शन 84, सेक्शन 81, सेक्शन 82 या फिर सेक्शन 88। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सेक्शन 84। ठीक है, IPC में जो हमें जनरल एक्सेप्शन दिए हुए थे ना, ठीक है, वहाँ पर इंसैनिटी को एज अ डिफेंस डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 84 ऑफ IPC प्रोवाइड्स द डिफेंस ऑफ इंसैनिटी विच स्टेट्स दैट अ पर्सन, IPC की धारा 84 पागलपन का बचाव देती है जो कहती है कि एक व्यक्ति कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर अ क्राइम इफ़ ही इज़ इंसेन, must be held accountable even if insane,
कैन कमिट अ क्राइम इफ इंसेन विदाउट पनिशमेंट, कैन ओनली बी पनिश्ड इफ प्रूवन इंसेन। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर अ क्राइम इफ ही इज़ इंसेन। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कॉग्निजेबल अपराध माना जाता है। ठीक है, अब आ गए हैं यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता से क्वेश्चंस। थेफ्ट, डिफेमेशन, एडल्ट्री या फिर रेप। ठीक है, इनमें से क्या है कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, रेप। नेक्स्ट इज What is the maximum punishment for causing death by negligence under the भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत लापरवाही से मृत्यु का कारण बनने पर अधिकतम सज़ा क्या है। 5 years इम्प्रिजनमेंट, 7 years इम्प्रिजनमेंट, 10 years इम्प्रिजनमेंट या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 7 years इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, पनिशमेंट्स अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द भारतीय न्याय संहिता 2023 विच सेक्शन डील्स विद द क्राइम ऑफ मर्डर। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार हत्या के अपराध से संबंधित धारा कौन सी है। धारा 101, धारा 100, धारा 102 या फिर धारा 103। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, धारा 101। ठीक है, और मर्डर की जो डेफिनेशन दी है वो 101 में दी है। और अगर हम बात करें उसकी पनिशमेंट की, कि पनिशमेंट कहाँ दी है, तो पनिशमेंट दी है सेक्शन 103 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कंसेप्ट ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस इज डील्ड विद इन विच सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता। निजी रक्षा का अधिकार की अवधारणा भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में दी गई है। सेक्शन 34, सेक्शन 35, सेक्शन 36 या फिर सेक्शन 37। करेक्ट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, सेक्शन 34। ठीक है, जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है वो डील करता है सेक्शन 34 टू सेक्शन 44। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यू प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड इन भारतीय न्याय संहिता 2023। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय न्याय संहिता 2023 में नया है। ऑप्शंस देख लेंगे। डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ डेफेमेशन, एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉज, inclusion of cybercrime under section 66A, or providing for the death penalty for economic offences. Correct answer will be option B, expanding the scope of sexual harassment laws. Next question देखेंगे। Under the भारतीय न्याय संहिता 2023 which of the following is considered a non-cognizable offence। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा नॉन कॉग्निजेबल अपराध माना जाता है। ऑप्शंस देखेंगे। ग्रीवियस हर्ट, सिंपल हर्ट, रेप या फिर मर्डर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, सिंपल हर्ट। ठीक है, क्योंकि ग्रीवियस हर्ट, रेप और मर्डर ये तीनों कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पे कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या हुआ, सिंपल हर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वॉज लेड डाउन इन विच फेमस केस। सख्त उत्तरदायित्व का सिद्धांत किस प्रसिद्ध वाद में प्रतिपादित किया गया था। डोनग वर्सेस स्टीवेंसन, रिलैंड वर्सेस फ्लेचर, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक, स्मोक वॉल कॉर्पोरेशन या फिर एशबी वर्सेस वाइट। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा रिलैंड वर्सेस फ्लेचर। ठीक है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफेंस इन द लॉ ऑफ टॉर्ट्स। निम्नलिखित में से कौन टॉर्ट विधि में एक प्रतिरक्षा है। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, मेंसरिया, मोटिव या फिर कंसेंट आफ्टर इंजरी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया। ठीक है, ये एक लीगल मैक्सिम है। इसका मतलब होता है टू अ विलिंग पर्सन no injury is done। इच्छुक व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाई जाती। ठीक है, और डिटेल में समझने के लिए शॉर्ट्स वीडियो पे लीगल मैक्सिम की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे बहुत सारे लीगल मैक्सिम्स हैं जो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन टॉर्ट लॉ नेग्लिजेंस मीन्स, टॉर्ट विधि में लापरवाही का क्या अर्थ है। इंटेंशनल हार्म, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी, कॉजिंग डैमेज, मॉरल मिस्टेक या फिर माइनर सिविल रॉन्ग। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी कॉजिंग डैमेज। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉट्स इज रिलेटेड टू रॉन्गफुल इंटरफेरेंस विद अ पर्सनस फ्रीडम। निम्नलिखित में से कौन सा टॉट व्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप से संबंधित है? ट्रेसपास टू लैंड, डिफेमेशन, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट या फिर न्यूसेंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वॉज रिप्लेस्ड बाय विच न्यू एक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को किस नए अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया? कंज्यूमर राइट एक्ट 2018, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंज्यूमर जस्टिस एक्ट 2020 या फिर कंज्यूमर वेलफेयर एक्ट 2021। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अ कंज्यूमर इज। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता कौन होता है? ऑप्शंस देखेंगे, एनी पर्सन बाइंग गुड्स फॉर रीसेल, एनी पर्सन यूजिंग गुड्स फॉर कमर्शियल पर्पज, एनी पर्सन हु बाइज गुड और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, और एनी पर्सन गिविंग गुड्स ऑन रेंट। ठीक है, तो कंज्यूमर कौन होता है? तो आंसर इज ऑप्शन सी, एनी पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर सेक्शन 140 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट द कंसेप्ट ऑफ नो फॉल्ट लाइबिलिटी मीन्स। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 140 के अंतर्गत नो फॉल्ट लाइबिलिटी का अर्थ है कंपनसेशन इज पेड ओनली व्हेन नेग्लिजेंस इज प्रूव्ड, कंपनसेशन इज पेड ओनली आफ्टर क्रिमिनल कन्विक्शन, compensation is paid even without proving fault or negligence, no compensation is paid without court order। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, compensation is paid even without proving fault or negligence। ठीक है, दोष या लापरवाही सिद्ध किए बिना भी मुआवजा दिया जाता है। अब आ जाएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, What is the fixed compensation amount under no fault liability for death in a motor accident as per Motor Vehicle Act as amended? संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार नो फॉल्ट लाइबिलिटी के अंतर्गत मृत्यु होने पर निर्धारित मुआवजा राशि क्या है? ऑप्शंस देखेंगे, 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, 5 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, Which of the following is considered an anti-competitive agreement under the Competition Act 2002? निम्नलिखित में से कौन प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के अंतर्गत एक प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौता माना जाता है? ऑप्शंस देख लेंगे, लाइसेंसिंग अग्रीमेंट, ज्वाइंट वेंचर फॉर रिसर्च, प्राइस फिक्सिंग कार्टेल और मर्जर बिटवीन स्मॉल कंपनीज। ठीक है, तो कौन सा इनमें से अग्रीमेंट है जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाता है, प्रतिस्पर्धा विरोधी माना जाता है? द आंसर इज प्राइस फिक्सिंग कार्टेल, मूल्य निर्धारण समझौता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट रेफर्स टू। प्रतिस्पर्धा अधिनियम के तहत प्रभुत्वशाली स्थिति का दुरुपयोग किसे कहते हैं? गेनिंग मार्केट शेयर लीगली, ऑफरिंग डिस्काउंट्स टू कस्टमर्स, इम्पोजिंग अनफेयर कंडीशन और प्राइसेस बाय अ डोमिनेंट फर्म, या फिर कोलैबोरेटिंग विद अदर कंपनीज। द आंसर इज ऑप्शन सी, इम्पोजिंग अनफेयर कंडीशन और प्राइजेस बाय अ डोमिनेंट फर्म, किसी प्रभुत्वशाली कंपनी द्वारा अनुचित शर्तें या मूल्य थोपना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया है पार्टनरशिप एक्ट। अ पार्टनरशिप इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के किस खंड में साझेदारी को परिभाषित किया गया है? सेक्शन 2, सेक्शन 4, सेक्शन 6 या फिर सेक्शन 9? करेक्ट आंसर विल बी सेक्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। The maximum number of partners allowed in a partnership firm as per Companies Act is। साझेदारी फर्म में अधिकतम कितने साझेदार हो सकते हैं कंपनी अधिनियम के अनुसार? ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन है 10, 20, 50 या फिर नो लिमिट। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 50। ठीक है, मैक्सिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए? 50। अगर हम बात करें मिनिमम पार्टनर्स की तो वो होने चाहिए 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड व्हेन। एक अनुबंध कब शून्य हो जाता है?
It is made by free consent, it is made for a lawful object, it ceases to be enforceable by law और it is signed in writing. कब void हो जाएगा, कब शून्य हो जाएगा कोई कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इट ceases to be enforceable by law, जब वह कानून द्वारा लागू नहीं किया जा सकता. ठीक है, इस कंडीशन में कोई कॉन्ट्रैक्ट void हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is not essential for a valid contract under the Indian Contract Act? भारतीय अनुबंध अधिनियम के तहत वैध अनुबंध, ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए निम्न में से कौन आवश्यक नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है. लॉफुल कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता कर लेंगे कि क्या क्या आवश्यक है फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन ये नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन. ठीक है, लेखन और पंजीकरण सभी अनुबंधों के लिए आवश्यक नहीं है. ठीक है, मतलब कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि उनका रजिस्ट्रेशन हो, वो लिखित में हो. ठीक है, किसी किसी चीज़ में ये अप्लाई हो सकता है, अदरवाइज़ नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द टर्म वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर. शून्यकरणीय अनुबंध किस धारा के अंतर्गत परिभाषित है? सेक्शन 2D, सेक्शन 2H, सेक्शन 2I या फिर सेक्शन 2G? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, सेक्शन 2I. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ चेक इज़ वैलिड फॉर हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एज पर RBI गाइडलाइंस. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार चेक जारी करने की तिथि से कितने महीनों तक वैध रहता है? 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 3 मंथ्स. ठीक है, 3 महीने तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. डिसऑनर ऑफ चेक ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स इन इज पनिशेबल अंडर विच सेक्शन ऑफ NI एक्ट. पर्याप्त धनराशि ना होने पर चेक बाउंस होना NI एक्ट की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? सेक्शन 132, सेक्शन 138, सेक्शन 142 और सेक्शन 120. करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेक्शन 138. ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट सेक्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर इन अ. वस्तुओं की विक्रय अधिनियम 1930 के अंतर्गत माल का स्वामित्व विक्रेता से खरीदार को किसके माध्यम से स्थानांतरित होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल या फिर हायर परचेज अग्रीमेंट? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के माध्यम से. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्प्लाइड कंडीशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. विक्रय के अनुबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक निहित शर्त है? कौन सी इम्प्लाइड कंडीशन है? बायर विल रीसेल द गुड्स, गुड्स विल बी डिलीवर्ड बाय ट्रक, गुड्स शैल बी मर्चेंटेबल क्वालिटी और ऑप्शन डी है बायर मस्ट एडवर्टाइज द गुड्स. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, गुड्स शैल बी मर्चेंटेबल क्वालिटी. वस्तुएं व्यापार योग्य गुणवत्ता की होंगी. ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर कंपनीज एक्ट 2013 द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी इज. कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक सार्वजनिक कंपनी, पब्लिक कंपनी बनाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य आवश्यक होते हैं? 2, 3, 5, 7? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, 7. ठीक है, पब्लिक कंपनी कौन से सेक्शन में दी गई है ये आप हमें कमेंट्स में बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर अ हिंदू मेल इज. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार हिंदू पुरुष के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 18 ईयर्स, 21 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, 21 ईयर्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ हिंदू जॉइंट फैमिली इज गवर्न बाय विच सिस्टम ऑफ लॉ. एक हिंदू संयुक्त परिवार किस विधि प्रणाली के तहत शासित होता है? क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, पर्सनल लॉ या फिर कमर्शियल लॉ? द आंसर इज ऑप्शन सी, पर्सनल लॉ. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे.
हु इज़ अ क्लास 1 ईयर अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार निम्न में से कौन श्रेणी 1 क्लास 1 का उत्तराधिकारी है? फादर, ब्रदर, डॉटर, अंकल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन सी, डॉटर। ठीक है, पुत्री। और कौन कौन आ जाएगा क्लास 1 के ईयर में? सन आ जाएगा, मदर और विडो और चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज्ड सन और चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीज्ड विथ डॉटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज कंसीडर्ड एज। हिंदू विधि के तहत विवाह को क्या माना गया है? सेक्रेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, सिविल यूनियन या फिर पार्टनरशिप। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेक्रेमेंट। ठीक है, संस्कार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू विवाह अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन सा तलाक का वैध आधार है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट, डिफरेंस इन रिलीजन, क्रूएलिटी या फिर लैक ऑफ कम्युनिकेशन। तो द आंसर इज ऑप्शन सी, क्रूएलिटी। ठीक है, और क्या क्या ग्राउंड्स दिए हुए हैं? एडल्ट्री, ठीक है, डिजर्शन और कन्वर्जन और मेंटल डिसऑर्डर और मेंटल डिसीज, रिनंसिएशन। ठीक है, आप जाके हिंदू मैरिज एक्ट में डिटेल में भी इस सेक्शन कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर मुस्लिम लॉ अ गिफ्ट इज कॉल्ड। मुस्लिम विधि में उपहार को क्या कहा जाता है? वसीयत, मेहर, हिबा या फिर वक्फ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हिबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड हिबा वैलिड गिफ्ट आर। एक वैध हिबा उपहार के आवश्यक तत्व कौन से हैं? ऑफर, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी, राइटिंग, रजिस्ट्रेशन, विटनेस, मनी, इंटेंशन, प्रॉमिस या फिर डिमांड, एक्नॉलेजमेंट और रिसीट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए, ऑफर, एक्सेप्टेंस, डिलीवरी। ठीक है, प्रस्ताव होना चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए और हस्तांतरण होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर मुस्लिम लॉ हाउ मेनी वाइफ्स कैन अ मुस्लिम मेल हैव एट अ टाइम। मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक मुस्लिम पुरुष एक समय में अधिकतम कितनी पत्नियां रख सकता है? 1, 2, 3, 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेहर इन मुस्लिम मैरिज इज। मुस्लिम विवाह में मेहर क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ डाउरी, वॉलेंट्री गिफ्ट टू चैरिटी, मैंडेटरी पेमेंट फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ या फिर ब्राइड्स गिफ्ट टू ग्रूम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैंडेटरी पेमेंट फ्रॉम हस्बैंड टू वाइफ, पति द्वारा पत्नी को अनिवार्य भुगतान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 विच एक्ट डिक्लेयर्स द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक तलाक ए बिद्दत एज इलीगल एंड पनिशेबल। किस अधिनियम ने तुरंत 3 तलाक तलाक ए बिद्दत की प्रथा को अवैध और दंडनीय घोषित किया? मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्ट 1937, डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड 2018। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। ठीक है, मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The Environment Protection Act 1986 was enacted in the wake of which disaster? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किस आपदा के बाद पारित किया गया था? ऑप्शंस देख लेंगे, चर्नोबिल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी, इंडियन ओशन सुनामी और गुजरात अर्थक्वेक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, भोपाल गैस ट्रेजेडी। ठीक है, ये कब हुई थी? डेट याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन के अधिकार के अंतर्गत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार की गारंटी देता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 51A। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, आर्टिकल 21।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशंस डील्स स्पेसिफिकली विद एयर पॉल्यूशन कंट्रोल इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत के वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है? द फॉरेस्ट एक्ट 1927, द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 विच बॉडी इज एम्पावर्ड टू हैंडल एनवायरमेंटल डिस्प्यूट्स। राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत किस निकाय को पर्यावरणीय विवादों को सुलझाने का अधिकार प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट या फिर नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR वॉज एडॉप्टेड इन विच ईयर। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस वर्ष अपनाई गई थी? 1945, 1948, 1950 या फिर 1952। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा? ऑप्शन बी, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार की गारंटी देता है? ऑप्शंस देखेंगे। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन है आर्टिकल 14। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है शायद, और हो सकता है मेरे पास कमेंट भी आया था कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखिए बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, एग्ज़ाम के पहले जितने पॉसिबल होंगे उतने हम करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए रिपीट हो भी जाते हैं क्योंकि बहुत सारे MCQs हो जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट्स वीडियोज़ भी चल रही हैं MCQs के लिए। ठीक है, सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, एज अ रिवीजन ले लीजिए ना, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि चलिए आता है या नहीं, 2 बार में 3 बार में आपको याद हो ही जाएगा, है ना। तो आप टेंशन मत लीजिए इस बात की कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1992, 1993, 1995, 1996। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, 1993। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। द चेयरपर्सन ऑफ NHRC इज यूजुअली। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष सामान्यतः कौन होता है? रिटायर्ड IAS ऑफिसर, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर यूनियन मिनिस्टर। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, करंट में कौन है चेयरपर्सन NHRC का? जस्टिस V सुब्रमण्यन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच इंटरनेशनल कोवेनेंट डील्स विद सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय करार नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है? ICE, SCR, CEDAW, ICCPR या फिर CRC। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ICCPR। ठीक है, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय करार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंडामेंटल राइट इन इंडिया इज कंसिडर्ड अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी। भारत में कौन सा मौलिक अधिकार एक मूल मानव अधिकार माना जाता है जो आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक है, कहाँ दिया है? आर्टिकल 21 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म ऑफ कॉपीराइट प्रोटेक्शन फॉर लिटरेरी वर्क्स इन इंडिया इज। भारत में साहित्यिक कृतियों के लिए कॉपीराइट सुरक्षा की अवधि होती है 50 ईयर्स फ्रॉम पब्लिकेशन, 60 ईयर्स फ्रॉम द डेथ ऑफ द ऑथर, लाइफ टाइम ऑफ द ऑथर ओनली या फिर 70 ईयर्स फ्रॉम क्रिएशन। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, 60 ईयर्स फ्रॉम द डेथ ऑफ द ऑथर, लेखक की मृत्यु से 60 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट इज द पेटेंट एक्ट 1970 इन इंडिया केम इनटू फोर्स इन विच ईयर। भारत में पेटेंट अधिनियम 1970 किस वर्ष लागू हुआ?
1972, 1975, 1970 या फिर 1980? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए 1972। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉ? निम्नलिखित में से कौन कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित नहीं है? बुक्स, लोगोज, म्यूजिक या फिर फिल्म्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी लोगोज। ठीक है, लोगोज जो है, प्रतीक चिन्ह जो हैं, वो कॉपीराइट कानून के तहत संरक्षित नहीं है। किसके अंतर्गत संरक्षित हैं? ये ट्रेडमार्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI इन इंडिया इज गवर्न बाय विच एक्ट? भारत में भौगोलिक संकेत GI किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 और पेटेंट एक्ट 1970? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सिंबल ऑफ दिस, ये जो R है और फिर ऊपर एक सर्कल है, ठीक है, इस यूज टू डिनोट, ये चिन्ह किसके लिए प्रयोग किया जाता है? कॉपीराइट, पेटेंट, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क या फिर जियोग्राफिकल इंडिकेशन? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कि ये जो सिंबल है ये यूज़ किया जाता है रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के लिए। ठीक है, पंजीकृत ट्रेडमार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 केम इनटू फोर्स ऑन? सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 किस तिथि को लागू हुआ? 15 अगस्त 2000, 1 जनवरी 2001, 17 अक्टूबर 2000 या फिर 26 जनवरी 2001? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, 17 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट डील्स विद पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट? IT अधिनियम की कौन सी धारा पहचान की चोरी, ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट से संबंधित है? ऑप्शन देखेंगे, सेक्शन 65, 66C, 67 या फिर 72? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सेक्शन 66C। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज सेक्शन 66E ऑफ द IT एक्ट डील विथ? IT अधिनियम की धारा 66E किससे संबंधित है? हैकिंग, सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस, वायलेशन ऑफ प्राइवेसी या फिर साइबर टेररिज्म? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा वायलेशन ऑफ प्राइवेसी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द टर्म साइबर क्राइम इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ IT एक्ट? IT अधिनियम की किस धारा में साइबर अपराध को परिभाषित किया गया है? इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड, सेक्शन 2C, सेक्शन 66F या फिर सेक्शन 43? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा इट इज़ नॉट स्पेसिफिकली डिफाइंड। ठीक है, इसे विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच अथॉरिटी इज अपॉइंटेड एज द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अंडर द IT एक्ट? IT अधिनियम के तहत कौन प्राधिकारी निर्णय अधिकारी नियुक्त किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ या फिर एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर इन गवर्नमेंट? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर इन गवर्नमेंट। सरकार में निदेशक स्तर से नीचे का अधिकारी नहीं होना चाहिए to appoint as the adjudicating officer. Next question is, which of the following is a feature of the federal system of governance? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सरकार प्रणाली की विशेषता है? Centralized authority, division of powers between central and regional governments, absence of a written constitution या फिर single executive body? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स, केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोज अ ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फेडरल सिस्टम? निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय सरकार प्रणाली संघीय प्रणाली का पालन करता है? UK, USA, चाइना, फ्रांस? आंसर इज USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री प्रोवाइड्स फॉर अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? किस देश का संविधान संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान करता है? US, UK, जर्मनी, कनाडा? आंसर इज UK, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ कंट्री विद अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा देश एकात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण है? स्विट्जरलैंड, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा? आंसर इज
इंडिया, ठीक है, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत किस देश के संविधान से उत्पन्न हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप डिटेल में जाके ज़रूर पढ़िएगा। ऑप्शंस देखेंगे यूएस, यूके, फ्रांस, इंडिया। आंसर इज यूएसए, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंसेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज मोस्ट फेमसली एसोसिएटेड विथ विच फिलोसोफर। शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध रूप से किस दार्शनिक से जुड़ा हुआ है? मोंटेस्क्यू, जॉन लॉके, रूसो, कार्ल मार्क्स। आंसर इज ऑप्शन ए, मोंटेस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया इज। भारत में शासन प्रणाली किस प्रकार की है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम या फिर यूनिटरी सिस्टम। आंसर इज ऑप्शन बी, पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, संसदीय प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट द डिवीजन ऑफ पावर्स इज टिपिकली बिटवीन। संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन सामान्यतः किसके बीच होता है? प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स या फिर जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रीजनल गवर्नमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉलोज अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा देश राष्ट्रपति प्रणाली का पालन करता है? यूके, इंडिया, यूएस, कनाडा। आंसर इज यूएस, यूएसए, ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के सेशन का। द वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच कंट्री। वेस्टमिनिस्टर मॉडल शासन प्रणाली मुख्य रूप से किस देश से जुड़ी हुई है? फ्रांस, यूके, इंडिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी, यूके, ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का सेशन बहुत ही यूज़फुल लगा होगा फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते रहिए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको वीडियो पॉज करके डिटेल में एक बार पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छी बात है। डेली प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है टू क्रैक यूजीसी नेट जीआरएफ जून 2025, ठीक है। तो अगर ये आपका टारगेट है तो हमें अभी सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।